अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के मेहरौली जिले में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी सरला सिंह जी हैं। सरला सिंह जी कई वर्षों से जो है समाज सेविका के तौर पर जो है क्षेत्र में काम करती आ रही हैं। मैम, समाज सेविका के तौर पर कई वर्षों से आप काम करती आ रही हैं, तो क्या क्या काम अब तक आपने इस दौरान किए हैं उसके बारे में? मैंने 94 में विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन किया था और 94 में मैं दिल्ली की हिंदू हेरिटेज प्रतिष्ठान की प्रेसिडेंट थी, जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स को हम अपने हिंदुस्तान के कल्चर से रूबरू करवाते थे और जगह जगह ले जाके देश भर में। उसके बाद मैंने रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए भी काम किया 2 साल। उसके बाद माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में हम लोग आ गए, कन्या भ्रूण हत्या पे काम किया, उन्होंने पदयात्रा की। और उसके बाद फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में चलता था, उसमें मैं एज ए मेंबर जुड़ी। तो उसके 2014 में ये तय हुआ कि फिन्स जो है वो रिसर्च का काम करेगा और फैंस फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो है वो जन जागरण का काम करेगा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें फौज के अलावा हम लोग अपने समाज में क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे अपने लोगों को मजबूत कर सकते हैं दिमाग से, शरीर से। मतलब फैंस के आप प्रभारी भी हैं? मैं प्रभारी हूँ 2 स्टेट की, राजस्थान और गुजरात की, प्लस मैं पहले उससे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ फैंस की। और अंडमान निकोबार के लिए शहीद स्वराज द्वीप समूह नमन यात्रा हमारी निकलती है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में 30 दिसंबर 1943 में जो जिमखाना क्लब में झंडा फहराया था, जब उन्हें प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया था, 9 देशों ने उनको मान्यता दी थी। तब उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा प्रेसिडेंट हूँ जिसके पास हिंदुस्तान में अपनी 2 इंच जगह भी नहीं है। तब उन्हें अंडमान दिया गया था, तो उन्होंने जिमखाना में झंडा फहराया था और ये किया कभी वीर सावरकर जेल में जितने काले पानी की सज़ा पे लोग जो हैं उन्हें कल छोड़ दिया जाएगा, उसकी वजह से उन्हें कुछ खतरा महसूस हुआ और वो वहाँ से आगे निकल गए। उस झंडे को नमन करने के लिए हम 2014 से 13 से हर साल 29 दिसंबर को पहुँचते हैं और 2 जनवरी को वहाँ से वापस आते हैं। इन 8-9 सालों में हमने वहाँ सरकार को रेजोल्यूशन दे के कि वहाँ के जो आइलैंड्स हैं उनके नाम जो आक्रांताओं के नाम पे थे उन्हें बदल कर हमारे शहीदों के नाम पे किए जाएं। वहाँ जो फ्लैग है उसे हमने 150 मीटर हाई मास्ट में रिलीज़ करवाया और उसकी जो सराउंडिंग है उसका आर्किटेक्चर जो है फैंस ने बनवा के दिया। और उसके बाद वहाँ के जितने शहीद परिवार हैं अंडमान के जो वहीं रहते हैं उनको हर साल हम वहाँ सम्मानित करते हैं। प्लस जो और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी न किसी उसमें नाम कमाया उनको भी हम सम्मानित करते हैं। और 3 आइलैंड्स का जो हमने नाम बदला, रोज़ आइलैंड, वाइपर आइलैंड एंड हेवलॉक का शहीद स्वराज और सुभाष के नाम पे हमने, और 37 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको अभी शहीदों के नाम पे नाम देने हैं हमने, जो उनको बदला जाए। महिलाओं के लिए कुछ काम किए कि आपने महिलाओं को और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए या महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए कोई काम आप महिलाओं के लिए हम लोगों ने यही काम किया कि जो कन्याएं हैं हमारी बस्तियों में रहती हैं वो शिक्षित हों, ये हम उनके लिए काम करते हैं। वो संस्कार केंद्र हमारे हैं जो विद्या भारती के अंतर्गत चलते हैं,
उनमें बच्चों को हम कन्याओं को ये सिखाना कभी वो घर में कैसे मदद करें, घर के काम कैसे सीखें, उनकी दादी ने उस वक्त क्या उन्हें किस तरह से काम करती थी, वो संस्कार उन बच्चियों में भी आएँ जिन्हें आज हम भूल चुके हैं। सिर्फ जो वेस्टर्न कल्चर की आप बात करते हैं उससे उतार के हम अपने संस्कृति में और संस्कार में उन्हें ले जाते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि 10 महीने पहले कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, भारत में भी इसका असर देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो है लॉकडाउन लगाया। इन लॉकडाउन के दिनों में बहुत से लोग सामने आए, कई राजनीतिक पार्टियां भी सामने आई थी। ऐसे में क्या भूमिका आपकी रही है लोगों को कोरोना से बचाने के लिए और ज़रूरत का सामान उन तक पहुंचाने के लिए? हम लोग पहले तो ऑनलाइन बैठक करके लोगों को ये समझाते हैं कभी अपने आप को सावधान रखें, मास्क लगाएं और 6 गज की दूरी बना के रखें। और बच्चों को भी ये समझाया कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पे अपने टीचर्स से ऑनलाइन क्लासेस जो लगती हैं उनमें अपने पढ़ाई का पूरा ध्यान दें और उसमें आपको जो चीज़ नहीं आ रही है वो आप अपनी टीचर से बार बार पूछें। जहाँ बस्तियों में हमें ये लगा पता करने पे कि भी यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था की तंगी है या कहीं पैसों की तंगी है, कहीं कुछ और है, तो दवाइयों की है या वो है, तो वो हम लोगों ने हमारी सेवा भारती के थ्रू भी हमने पहुंचाया। हमने अपने आप भी लोगों को अपने विद्या भारती के थ्रू हमने किया। फैंस के थ्रू हम लोगों ने मोदी जी के संगठन में करीब 11 लाख रुपए हमने माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में मोदी जी के उसमें भेजे। संस्थाओं के माध्यम से लोकसभा के अंदर या पूरी दिल्ली के अंदर अपने जो है ये सेवाएं नहीं, हम लोग आसपास नहीं, मैं यूँ कह रही हूँ दक्षिणी विभाग मेरे पास है, दक्षिणी विभाग को मैं देखती हूँ, उसमें मैंने किया दक्षिणी विभाग में। पर मेरे पास अगर कहीं की भी जिम्मेदारी आई है तो मैंने उसे निभाया है। कोई मेरे लिए दक्षिणी विभाग ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं क्योंकि परिवार से हम बेसिकली बहुत सामाजिक हैं, तो हमें कहीं से भी अगर किसी आदमी ने अपनी ज़रूरत के लिए, मान लो कोई नौकरी से छूट गया है, उसे भी सुविधाएं चाहिए, उसकी अगर कहीं हम छोटी नौकरी लगवा सकते हैं, उसे ये समझाया गया कि बेटा आज की तारीख में जो मिल रही है उसे कर लो, उसके बाद फिर अच्छी देखेंगे धीरे धीरे। तो किसी को हमने ये नहीं होने दिया तकलीफ़ में। सामाजिक कार्य में आप लगी हैं और करती आ रही हैं कई वर्षों से समाज सेवा के तौर पे, लेकिन ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो लोग समाज सेवा करते हैं कहीं ना कहीं राजनीति की लालसा उनके मन में होती है, उसको लेकर समाज सेवा करते हैं या दिखावा करने का प्रयास करते हैं, तो क्या संदेश रहेगा आपका? ऐसा है, लालसा रहती है लोगों की, इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जब हमें भी कहते हैं कि जी हमें ज्वाइन करवा लो, हमें भी कुछ दिलवा दो, तो हमारा ये जवाब होता है कि हम कुछ लेने के लिए माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में नहीं है। हम उनके आदेश का वो करते हैं, हमें वो ये कहते हैं, सिखाते हैं कि भाई ऐसे समाज में चलो, हम उसी तरीके से चलते हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं है इस विषय में, मैं कहूँ कि भाई राजनीति की मेरी इच्छा है। राजनीति हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत भोगी भी है, उसके सुख भी भोगे हैं, अच्छी पोजीशन के सुख भी भोगे हैं, उन सब चीज़ों की अभी हमें कोई लालसा नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मेरा सुझाव रहेगा कि हम जैसे लोगों के जो एक्सपीरियंस है उनका सरकार अगर सहयोग लेना चाहे तो हम तैयार हैं, क्योंकि सरकार ठीक रहेगी, देश ठीक रहेगा तो हमारा समाज भी ठीक रहेगा। तो एक मायने में मैं उसे भी समाज का काम मानती हूँ कि वो काम इम्प्लीमेंट जो सरकार डिक्लेयर करती है वो हो जाए, तो वो भी समाज का काम है। केंद्र और राज्य सरकार अपनी अपनी तरफ से जनता को सुविधा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आती हैं।
लेकिन वो योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती और आज भी जनता जो है काफ़ी परेशान है, प्रभावित है और उनके पास सरकारी जो योजनाएं हैं उनका काफ़ी अभाव है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को, किस प्रकार जो उनकी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने के क्या माध्यम हो सकता है उनके पास? एक माध्यम है जो रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने समाज में काम किया है, उनके तजुर्बे हैं, उन तजुर्बों को इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लोग हैं ऐसे जो सिर्फ इसीलिए हैं खाली, कभी नहीं ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पैसा नहीं कमाना। हाँ, वो लोग अगर उनकी जिम्मेदारियां सौंपा जाए और जिम्मेदारी से वो काम करते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि ये भी हमने जिम्मेदारी से काम करके और हमने ये काम इम्प्लीमेंट करवा दिया, उनके लिए वो खुशी की बात होती है। तो उनके सहयोग लेने चाहिए, बहुत लोग हैं इस समाज में। अच्छा, किसानों की अगर बात करी जाए तो किसान आंदोलन आप उससे भी अवगत है, आपको दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि अन्नदाता आज जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है सरकार के काले कानून के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है ये कृषि ऐतिहासिक बिल है जो किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है। एक समाज सेवी होने के नाते आप किस प्रकार इस कानून को देखती है? क्या ये किसान के लिए लाभकारी है या हानिकारक? ये किसान के लिए बहुत लाभकारी है। किसान, पहली बात तो किसान जो है उसको समझाना इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और जो छोटा किसान है, मैं एमएसपी की सिर्फ एक बात कहती हूँ कि एमएसपी जो है उसे छोटे किसान से शुरू किया जाए। खरीद एमएसपी पे जो हो वो छोटे किसान से हो, क्योंकि छोटे किसान के पास बहुत ज़्यादा बेचने को नहीं होता, जो होता है उसे वो औने पौने दामों में बनिया के पास बेचना पड़ता है। तो छोटा किसान अगर एमएसपी पे सबसे पहले खरीदा जाए उसका अनाज, तो मुझे लगता है कि किसान में बदलाव आएगा। और बड़े किसान सरकारी अफसरों को, एफसीआई वालों को भी कवर कर लेते हैं, वो अपनी उस पे भी कर लेते हैं। छोटा किसान बेचारा मंडी के बाहर मजदूर की तरह से बैठा रहता है कि भी मैं कैसे। तो एमएसपी जो है वो छोटे किसान से शुरू की जाए। विरोध करने वालों में ऐसा भी कहा जा रहा है कि मंडियां खत्म करने का प्रयास भी सरकार कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मंडियां खत्म होंगी, मंडियां और बढ़ेंगी और जितनी बढ़ेंगी उतना ही लोगों को, किसान को फायदा होगा। चलते आपसे एक आखिरी सवाल, देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति जो है अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ के देखा जा रहा था कि पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा था, तो क्या संदेश आप युवाओं को देना चाहती हैं और किस तरह से युवाओं को जो अपनी संस्कृति आगे बढ़ानी चाहिए आपकी नज़र में? मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ और हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, युवाओं के साथ भी जुड़े हैं, मुझे आज की तारीख में युवा जो मेरा देश का है वो 100% मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है, क्योंकि युवा में अब समझ आ गई है। वो उन चक्रों में जो पहले था कि जी बाल बढ़ा लो, आपने देखा होगा, ऐसी पैंटें पहन लो, ऐसा वो पहन लो, जो पढ़ने वाले और वो युवा हैं आपने देखा होगा वो नहीं पहन रहा। पार्टियों के बाद कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन के पास है, जिनके पास पैसा है, जिनके बच्चों को, जिनके पेरेंट्स को भी पार्टियां चाहिए और उनके बच्चों को भी पार्टी, सिर्फ वही वेस्टर्न कल्चर की तरफ है। बाकी आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि युवा हमारा वेस्टर्न कल्चर की तरफ है। तो सरला सिंह समाज सेवी हमारे साथ हमारे से जुड़ी और बहुत सारे बातें इन्होंने बताई, क्या क्या इन्होंने कोरोना काल में क्या भूमिका इनकी रही है अपने साथियों के साथ, वो भी इन्होंने बताया। और जैसे कि हमने किसान आंदोलन को लेके भी इनसे बात करी, तो इन्होंने जो मोदी सरकार का जो ये फैसला है, जो किसान कानून केंद्र सरकार लेके आई है, वो किसानों के लिए लाभकारी है, वरदान सिद्ध होने वाला है, ऐसा इनका मानना है। और सरला सिंह जी काफ़ी लंबे समय से जो है सामाजिक कार्य करती आ रही हैं और दिल्ली समेत कई राज्यों में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका फैंस के माध्यम से निभाई है। और आने वाले समय में सरला सिंह जी और क्या क्या काम करेंगी, क्या क्या भूमिका इनकी रहने वाली है जनहित के लिए, जनता के समाज जो समस्याएं हैं उनको ऊपर किस प्रकार काम करती हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।